Assalamu alaikum class. Today our lecture is about interaction of electromagnetic radiations with matter. In last lecture we have studied in detail about the nature of electromagnetic radiations and the types of electromagnetic radiations. Now we will discuss that how they actually interact with the matter or with any compound or with any solute molecules. As we are studying particularly UV visible spectrophotometry, so in all electromagnetic radiations we only discuss the part of UV and visible radiations. ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो ये मेजर करती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपका सैम्पल मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. कोई भी आपके पास आपके सैम्पल हैं या कोई भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी कंपाउंड है. दिस इज़ अ कंपाउंड विच इज़ इन ग्रीन कलर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, आके इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं. इंटरेक्शन के बाद कुछ पार्ट उनका, जब ये पिंक में मैं रेडिएशन शो कर रही हूँ, जब ये आती हैं कुछ इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ क्या करती हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं. ट्रांसमिट होके वो उस आपके जो कंपाउंड है या सैम्पल है या सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है उसको लीव कर देती हैं. ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी ये स्टडी डिपेंड करती है कि जब आपकी रेडिएशंस जो है वो आके इंटरेक्ट करती हैं सैम्पल के साथ, तो तब क्या होता है, तब एब्जॉर्बेंस होती है या नहीं होती है, ट्रांसमिटेंस होती है, ये क्या होता है, या मॉलिक्यूल्स की कितनी एबिलिटी है कि वो लाइट का कितना पार्ट एब्जॉर्ब कर सकती हैं. ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में पढ़ते हैं. दिस इज़ द डेफिनेशन विच इज़ एक्चुअली टेक्निक यूज टू मेजर लाइट एब्जॉर्बेंस अक्रॉस द यूवी एंड विजिबल रेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जब भी कभी इंसिडेंट लाइट, मैंने अभी बताया कि जब भी इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक डाउन करती है विद योर सैम्पल मॉलिक्यूल और विद योर मैटर, तो 2 से 3 फिनोमिना हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर सैम्पल. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आई हैं, इसको मैं ए कह देती हूँ फिलहाल मैग्नेटिक रेडिएशंस को. ये जब ए आपके जो मैटर है उसमें से गुजर रही हैं, तो यहाँ पे मैटर के कोई ना कोई बच्चे कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं. यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई एटम्स होंगे, कुछ भी. ठीक है, तो ये जब ग्रीन कलर में रेडिएशन आएंगी तो कुछ पार्ट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर लेंगे. जो एब्जॉर्ब हो जाएगा पार्ट वो ऑब्वियसली ट्रांसमिट नहीं होगा. जो अनएब्जॉर्ब रेडिएशंस होंगी, मैं रेड में शो कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये भी रेडिएशन का पार्ट है लेकिन ये अनएब्जॉर्ब है, तो ये ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाएगा. ठीक है, फिर इन्हीं में कुछ रेडिएशंस ऐसी होंगी जो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं. इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, वो आती हैं, वो यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं आपके मैटर के साथ और यहीं से वापस आ जाती हैं. ठीक है, हमारा जो कंसर्न है वो दो तरह से हम रेडिएशंस को देखेंगे कि जो मैटर है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है या वो उसको ट्रांसमिट कर रहा है. जो रेडिएशंस ट्रांसमिट हो जाती हैं इसका मतलब है वो अनएब्जॉर्ब्ड हैं, आपके जो मैटर है उसने उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया, जिस तरह ये रेड में मैंने शो किया है. ठीक है, तो ये 2 से 3 तरह से हो सकता है. जो मैटर है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा. लाइट के एब्जॉर्बेंस एक्चुअली हम क्यों चेक कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम ये चेक करें कि मैटर जो है उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है या ट्रांसमिट किया, इसलिए कि इसके लास्ट में हमें एक काइंड ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम मिलती है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि ग्राफ के फॉर्म में होता है. वो जो ग्राफ है वो हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के बारे में बता देता है. अगर फॉर एग्जांपल यू हैव अ अननोन कंपाउंड और आपको कुछ नहीं पता कि वो क्या कंपाउंड है, आपको उसकी कोई नेचर नहीं पता, आपको उसकी क्वांटिटी नहीं पता कि कितने ग्राम है या क्या चीज़ है वो, तो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हुए, लाइट एब्जॉर्बेंस चेक करते हुए, लाइट की इंटेंसिटी वहाँ से फाइंड आउट करते हुए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ अपने मैटर की कर सकते हैं. इन शॉर्ट क्वालिटेटिव मतलब कि हम एग्जैक्ट नेम ऑफ मॉलिक्यूल और नेम ऑफ कंपाउंड और नेम ऑफ मैटर बता सकते हैं. क्वांटिटेटिव कि वो कितनी अमाउंट है उसकी, कितने ग्राम है या कितने ml है या क्या उसके, या kg में है तो वो कितना है. तो इन शॉर्ट हम एक डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अबाउट अननोन कंपाउंड. ये होता कैसे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड नॉलेज देना चाहती हूँ ताकि आगे जब मैं एक पूरे का पूरा फिनोमेना इसको एक्सप्लेन करूँ तो आपको इजीली समझ आ जाए. हमने अभी तक जितनी भी थेरीज पढ़ी होंगी आपने स्पेसिफिकली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें आपने वीबीटी पढ़ी होगी, एमओटी पढ़ी होगी. अगर पर्टिकुलरली मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी की बात करूँ, मैं बहुत डिटेल से नहीं बताऊँगी, बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट इसका दे देती हूँ. इसमें होता ये कि कोई एक स्पीशी फॉर एग्जाम्पल ए है, दूसरी स्पीशी बी है. ठीक है, या मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इसका जब एक ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल सिग्मा जब इसके ऑर्बिटल्स के साथ
आके इंटरेक्ट करता है, सिग्मा के साथ आके इंटरेक्ट करता है, दोनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और ये आपको दो स्टेट्स देते हैं। और यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो इसकी डेफिनेशन है कि जब द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स और इंटरेक्ट विद ईच अदर तो वो सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही न्यू बनाते हैं, जिसमें से कुछ बॉन्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉन्डिंग, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जो सिग्मा है दिस इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज सिग्मा स्टार, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आपके पास यहाँ पे जो सिग्मा है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो सिग्मा है इसमें भी एक था। जब सिग्मा सिग्मा स्टार बने तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपकी ग्राउंड स्टेट में, इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। अगेन इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। मैं इसको थोड़ा सा नीट करके दोबारा बनाती हूँ। देखें, एक सिग्मा ने दूसरे सिग्मा के साथ जब इंटरेक्ट किया, एक सिग्मा ने दूसरे सिग्मा के साथ इंटरेक्ट किया, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो न्यू बने, जिसमें से एक सिग्मा होगा दूसरा सिग्मा स्टार होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है। इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसको मैं पर्पल से शो करती हूँ, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन से पहले अब ये एनर्जी लेवल्स हैं उसके, इसी तरह हर मॉलिक्यूल में होते हैं, हर मॉलिक्यूल में डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में ही पड़े होते हैं। जैसे आप उनको हीट देते हैं, हीट आप डायरेक्ट दे सकते हैं फ्लेम के थ्रू, या रेडिएशन से हीट मिल सकती है, या कोई और फिनोमिना हो सकता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है। दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक कि किन किन की वेज से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकते हैं। तो ये 2 से 3 फिनोमिना है जो मैंने आपको बताए हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब चला जाएगा, यहाँ पे आपने होमो और ल्यूमो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं बिफोर एक्साइटेशन की बात करूँ, जब एक्साइटेशन नहीं हुई, तो इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट को। यहाँ पे ठहरे मैं आपको, ये सिग्मा स्टार था, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स अभी प्रेजेंट है, ठीक है। इस स्टेट को, ग्राउंड स्टेट को यहाँ पे कहा जाता है होमो, HOMO। चारों वर्ड्स कैपिटल में लिखे जाते हैं। इट्स नेम इज कॉल्ड एज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कहा जाता है ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपने इसको मतलब समझना है कि इसका क्या मतलब है। पहले होमो को देखें। होमो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि इस सिग्मा, 2 सिग्मा के इंटरेक्शन करने से बना है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, आई एम यूजिंग अ ब्लैक कलर, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्युपाइड का क्या मतलब है, जो कि इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल की जो कि जितने भी एक, फॉर एग्जांपल एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है या जो भी मैटर है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के एनर्जी लेवल्स होते हैं। उन डिफरेंट तरह के एनर्जी लेवल्स में कुछ ग्राउंड स्टेट होते हैं और कुछ एक्साइटेड स्टेट होते हैं। और ग्राउंड स्टेट में भी वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह कर देती हूँ। इस तरह बच्चे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिर इसी के इस तरह एक्साइटेड होते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक्साइटेड स्टेट्स हैं और ये फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट्स हैं। अब ग्राउंड स्टेट्स में भी हर एक पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको जो है वो होमो का और ल्यूमो का कॉन्सेप्ट दूँ, तो होमो ये जो सबसे लास्ट पे जिसके सामने मैंने पैरेट कलर से एरो बनाया है, दिस स्टेट वुड बी कॉल्ड एज होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको ऑर्बिटल की वजह से कहा गया, ऑक्युपाइड क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। हाईएस्ट का वर्ड समझाने के लिए एक्चुअली मैं आपको ये सारे का सारा डिटेल बताई थी। इन सारी स्टेज पे हालांकि ये सारी की सारी ग्राउंड है, लेकिन इसमें जो हायर लेवल पे है, हायर इन एनर्जी है, ठीक है। जितनी भी ग्राउंड स्टेट जिनमें और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो प्रेजेंट थे, ऑक्युपाइड थे, उनमें जो हायर स्टेट के ऊपर है उसको हम कहते हैं कि ये दिस इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द सेम कॉन्सेप्ट गोज विद ल्यूमो। अगर ल्यूमो की बात करें, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो है स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमो, जिसमें मैंने एरो बनाया। क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये इसलिए कहा जाता है। अनऑक्युपाइड, इसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है,
लोएस्ट इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी एक्साइटेड स्टेट्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, इनमें जो लोएस्ट लेवल पे है। क्यों बच्चे? क्योंकि आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉन ने फॉर एग्जांपल एक्साइट होना है, यहाँ से होकर उसने एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो जो फर्स्ट उसके पास नियर बाय एक्साइटेड स्टेट पड़ी है वो उसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको होमो और ल्यूमो ये स्टेट्स हैं, इस तरह एक्साइटेशन होती है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब लाइट भी आके स्ट्राइक डाउन करती है, लाइट एक्चुअली किसी न किसी फॉर्म में कोई हीट देती है। लाइट मैटर पे आई, उसने स्ट्राइक डाउन किया, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं होमो में वो एक्साइट हो जाते हैं, वो ल्यूमो में चले जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। यही एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है। जब भी हम बात करते हैं कि मैटर ने लाइट एब्जॉर्ब की है, वो एब्जॉर्ब करने के पीछे केमिस्ट्री क्या होती है? वो केमिस्ट्री ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको रीड डाउन कर देती हूँ। व्हेन अ फोटोन हिट्स अ मॉलिक्यूल एंड इज एब्जॉर्ब्ड, द मॉलिक्यूल इज प्रोमोटेड फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इनटू अ हाई एनर्जी स्टेट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू इज द बैंड गैप। बैंड गैप क्या होता है मैं आपको ड्रॉ करके फिर बता देती हूँ। ये एक दो एनर्जी लेवल्स है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिग्मा, दिस इज द सिग्मा स्टार। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। कुछ टाइम के बाद बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन प्रोमोटेड टू अ हायर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। बैंड गैप होमो और ल्यूमो के दरमियान के डिफरेंस को कहा जाता है। इस केस में होमो ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। इन दोनों का क्या के दरमियान एनर्जी लेवल का कितना डिफरेंस है, इसको डेल्टा ई कहा जाता है, ठीक है, डेल्टा ई कहा जाता है। और ये डिफरेंस जो है वो इसको बैंड गैप एनर्जी कहा जाता है, इस डिफरेंस को बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। The energy of the photon must exactly match the band gap in order for the photon to be absorbed. The chemical structure determines the band gap. Therefore, molecules each have unique absorbance spectra. इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लें। ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाला है। This is a one state. This is a second state. This is E2 because it is at higher level. This is E1 because it is at lower level. This is the HUMO. This would be called as LUMO. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट में दोबारा चल जाएगा। हम क्या करते हैं बच्चे, हम ये जो जिस ये इस तरह इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं सारे के सारे, हम क्या करते हैं, हम E2 की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, हम E1 की एनर्जी फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? E इज इक्वल टू एच म्यू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा जब मैंने आपको पहले बताया। इस फॉर्मूला के थ्रू हम जो है वो E2 और E1 की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम, मुझे इसको इरेज कर लेने दें एक दफ़ा, फिर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। E2 की एनर्जी आपके पास आ गई, E1 की एनर्जी आ गई बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इससे हम बच्चे कैलकुलेट करते हैं E2 माइनस E1। आई थिंक आई शुड यूज़ अ डार्क कलर। E2 माइनस E1, ठीक है। E2 माइनस E1 आपको देगा डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या चीज़ है एक्चुअली? डेल्टा ई ये डिफरेंस है दोनों में। डेल्टा ई क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? डेल्टा ई एक्चुअली आपको डिफरेंस इन एनर्जी, एक्चुअली आपको वो एनर्जी दे रहा है, आपको एक आइडिया दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, कि जब बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे मैटर पे आके फॉर एग्जांपल स्ट्राइक करती हैं, यहाँ पे आके इस लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स पे आके बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें यूवी भी है, एक्सरे भी है, विजिबल भी है, जिसमें आईआर भी है, ये सारी की सारी बच्चे एक पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आके एक्साइट डाउन कर रहा है। तो क्या सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी? क्या सारी की सारी इंटरेक्ट कर सकती हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ रेजिंग है। नहीं, सारी की सारी इंटरेक्ट नहीं करती। इसका आंसर ये है, आपको जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए आपने कहना है कि इट डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप एनर्जी, या इसको सिंपल वर्ड्स में कह दें इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिटल्स, या आप कह दें इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो, ठीक है। ये तीनों बातें, ये तीनों स्टेटमेंट सेम है, तीनों का मतलब एक ही निकलता है। जो है टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा जी, अब रेडिएशंस फिर कौन सी आके एब्जॉर्ब करेंगी, या कौन सी आके इंटरेक्ट करेंगी मैटर के साथ, या कौन सी रेडिएशंस में इतनी पावर है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सके? तो वो रेडिएशंस मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट में फोटोन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सारी की सारी रेडिएशंस हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द फोटोन्स। ये फोटोन्स एक्चुअली आके, रेडिएशंस फोटोन से मिलके बनी है, ये फोटोन्स आके स्ट्राइक करेंगे विद योर मैटर, और स्पेसिफिकली विद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन योर मैटर।
तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जिन फोटॉन्स की एनर्जी, इस बात को आपने ध्यान से सुनना है, जिन फोटॉन्स की एनर्जी डेल्टा ई के इक्वल होगी। ठीक है, अगर इसमें विजिबल फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है और विजिबल लाइट की एनर्जी डेल्टा इस डेल्टा ई के इक्वल है, जो ये डेल्टा ई कहाँ से आया, E2 माइनस E1 से आया, इस डेल्टा ई के इक्वल है, सिर्फ वही फोटॉन्स आके इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन के बाद जो है यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट में चला जाएगा। बाकी रेडिएशन वो यूवी की फोटॉन्स हैं, या वो आईआर के हैं, या वो एक्सरे के हैं, या वो रेडियो के हैं, या वो माइक्रोवेव्स के हैं, जिसके भी हैं, वो सारे के सारे फोटॉन्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। वो किसी मैटर के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, वो सिंपली ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, बगैर एब्जॉर्ब हुए हुए। और ट्रांसमिट लाइट कौन सी है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती, जिसको मैटर एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसको इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं करते। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कि क्या सारी की सारी रेडिएशन जो हैं, या सारे के सारे फोटॉन्स जो हैं, या जिस भी टाइप की रेडिएशंस आप स्ट्राइक डाउन करें विद योर मैटर मॉलिक्यूल, आइदर योर मैटर और योर द इलेक्ट्रॉन्स हैज़ द पावर टू एब्जॉर्ब द ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन, तो इट मीन्स नो। ठीक है, इट्स आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप एनर्जी और द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिटल्स। चलें, ये लास्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया। उसके बाद इसको अगर हम देखें, यही सारी बातें जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं इसको रीड आउट करूँगी, जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट रह गया होगा मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। बाकी मैं होमो और ल्यूमो का आपको कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। corresponds टू द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स डेट correspond टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द सिस्टम। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं होमो और ल्यूमो क्या है, या कि ये किस तरह आपको पता चलेगा, या आप देख किस तरह सकते हैं, या आप किस तरह समझ सकते हैं। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आती होगी, जो मैंने आपको भी बताया, जिसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। और ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है, जो कि आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि बॉन्डिंग कैसे होती है मॉलिक्यूल्स में, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कैसे आके मिलता है। तब हम पढ़ते हैं कि जब एक हाइड्रोजन का सिग्मा किसी दूसरे हाइड्रोजन के सिग्मा के साथ इंटरेक्ट करता है, तो दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दोनों में एक जो होता है वो आपके पास जो है वो बॉन्डिंग होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। इन शॉर्ट, एक जो होता है वो लोअर एनर्जी भी होता है, दूसरा हाई एनर्जी भी होता है। तो ये एक मैंने बहुत हाइड्रोजन की सिंपल सी एग्जांपल दी। आप कोई भी मॉलिक्यूल जब उसकी बॉन्डिंग की बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हीलियम का आपको मॉलिक्यूल नज़र नहीं आता है H2, तो वो क्यों नज़र नहीं आता, आपको H2 का नज़र आता है, तो वो क्यों नज़र आता है, तो वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पढ़ते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही आपको होमो और ल्यूमो का कॉन्सेप्ट देता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज दैट बिटवीन द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। हमेशा बच्चे यही एनर्जी ट्रांजिशन होती है होमो ल्यूमो के दरम्यान। मैंने भी आपको बताया था कि आपके पास ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट के हैं, ये सारे एक्साइटेड स्टेट के हैं। ट्रांजिशन, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, तो वो होमो से ल्यूमो के दरमियान होती है। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट इसलिए कहते हैं कि सारे ग्राउंड स्टेट में जो हायर लेवल पे है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे ल्यूमो लोएस्ट, ये सबसे लास्ट वाला LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड इसलिए कहते हैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद आएगा। लोएस्ट इसलिए कहते हैं कि सारे के सारे एक्साइटेड जो स्टेट्स प्रेजेंट हैं इनमें जो लोअर लेवल पे है। ठीक है, the absorption of the electromagnetic radiation excites an electron to the LUMO and creates an excited state. The more highly conjugated the system, the smaller the HOMO-LUMO gap, and therefore the lower the frequency and longer the wavelength. अच्छा, frequency, wavelength और energy का आप रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। कहाँ से? डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू बताया था, फिर मैंने कहा था डेल्टा E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। ठीक है, तो इसमें एनर्जी वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेशन की बात हुई है। यहाँ पे मैं एक आपको बहुत लाइट सा कॉन्सेप्ट देती हूँ, इसको हम डिटेल से हमारे नेक्स्ट लेक्चर पूरे का पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे है, उसमें पढ़ेंगे। आपके पास जब एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल यू हैव ब्यूटीन, ठीक है, यू हैव 2 ब्यूटीन, और एक आपके पास मॉलिक्यूल है 1,3 ब्यूटीन। इसमें हाइड्रोजन आप पूरे कर लीजिएगा, मैं सिर्फ मॉलिक्यूल लिख रही हूँ। चलें, दिस मॉलिक्यूल हैज़, तो मैं रेड कर देती हूँ, दिस मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन हैज़ नो कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन जो मैंने अपरली बनाया, जो जिसको मैं पैरेट कलर के साथ हाईलाइट कर रही हूँ, दिस हैज़ कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो वो आपको एक सिंपल
कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जो अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम है उनमें होमो और ल्यूमो दोनों बच्चे मॉलिक्यूल ब्यूटीन के ही हैं, एक 2 ब्यूटीन है, एक 1,3 ब्यूटीन है, ठीक है, 1,3 डाई ब्यूटीन है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल होमो है और ये ल्यूमो है। इस केस में ये डिफरेंस ज़्यादा होगा होमो ल्यूमो के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है। जब हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होती जाती है उतना होमो और ल्यूमो के दरमियान डिफरेंस कम होता जाता है। इसको मैं थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देती हूँ साइज़, ताकि आपको सही से पता चल जाए। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये है तो आपके पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम आएगा उसके अंदर होमो और लीमो का डिफरेंस बहुत कम होगा। जितनी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जिस तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो और इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा पॉसिबल हो, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, तो उस केस में आपके पास जो बैंड गैप एनर्जी है, ये डेल्टा ई का जो डिफरेंस है वो बहुत कम आता है। द कलर्स वी सी, अच्छा जितने भी उन्होंने कहा है ऑर्गेनिक कलर्स हैं, जैसे डाइज हैं या फ्लावर्स हैं, कोई भी आपके पास विजिबल कलर्स हैं, वो सारे के सारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी वो जिनमें हायर कॉन्जुगेशन होती है, तो इसलिए वो सारे के सारे उसमें होमो ल्यूमो का जो डिफरेंस है वो हमें बहुत कम मिलता है, गैप को हम बहुत कम मिलता है। गैप कम मिलने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाता है ल्यूमो में। अब बीम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी अगेन वही बात है, मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। अगेन कोई इसमें कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अ बीम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टेड ऑन टू अ मॉलिक्यूल लाइंग एट एन एनर्जी लेवल ई नॉट। ये ई नॉट जो है ग्राउंड स्टेट की है। अक्सर नॉट कहीं वर्ड आप बुक्स पे पढ़ेंगे तो नॉट कहीं मतलब नॉट वर्ड जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस ई नॉट इज़ यूजिंग हेयर फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद द मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड विल बी एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल E1। E1 इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या ल्यूमो, प्रोवाइडेड दैट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी स्टेट्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुकी हूँ। ये हम रेडिएशन यहाँ पे पढ़े हैं कि एच म्यू रेडिएशन यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है स्ट्राइक डाउन की हैं। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा मूव कर लूँ साइड पे। हाँ जी बच्चे, ये रेडिएशंस आई, उन्होंने आके यहाँ स्ट्राइक डाउन किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट में चला जाएगा, उसको उन्होंने यहाँ पे इस तरह शो किया हुआ है, ठीक है। ये होमो और ल्यूमो का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगेन स्कीमेटिक डायग्राम से मैंने बता दिए। दिस इज द सेम थिंग विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। इफ़ यू यूज़ अ बीम ऑफ रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सारी रेडिएशन आ जाती हैं, फ्रॉम एक्सरे, गामा रे टू रेडियो एंड माइक्रोवेव, तो सारी की सारी रेडिएशन आ जाती हैं। ये वही बात है कि कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी और कौन सी नहीं होंगी, इसको मैंने अगेन कहा है। और ये किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा ई पे डिपेंड करता है। डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करते हैं? E2 माइनस E1। E2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? H इंटू म्यू वन। E1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? H इंटू म्यू वन के साथ, ठीक है। एज रिजल्ट द इंटेंसिटी, एक में म्यू2 की फ्रीक्वेंसी, एक में म्यू2 आ जाएगा जो E2 होगा, और एक में म्यू1 आ जाएगा। H दोनों में कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से आप E2 और E1 की वैल्यू निकाल के डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन विल डिक्रीज वाइल ऑल द रेडिएशन विल बी ट्रांसमिटेड अनएब्जॉर्ब्ड एंड इंटेंसिटी देयरफॉर अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड का मतलब होता है जिनकी इंटेंसिटी जो है ना कोई किसी किस्म का उसमें डिक्रीज़ नहीं आया। इसका क्या मतलब है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आपके पास मैटर है। मैटर किसी ना किसी जो है मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ये मैंने उसी मैटर के अंदर कोई ना कोई मॉलिक्यूल शो किए हैं। यहाँ से आपके पास जो है वो लाइट आ रही है। जब लाइट आके इसको कहा जाता है इंसिडेंट लाइट, जो अभी स्ट्राइक डाउन नहीं हुई, ठीक है, मॉलिक्यूल पे, इसको इंसिडेंट लाइट कहा जाता है। इंसिडेंट लाइट जब आके स्ट्राइक डाउन करती है विद योर मेटल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल इसमें ये लाइट जो है मॉलिक्यूल है उसने लाइट का इतना पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया, इस मॉलिक्यूल ने लाइट का इतना पार्ट एब्जॉर्ब किया। ये जो लाइट है ये ऐसे ट्रांसमिट होगी क्योंकि मॉलिक्यूल ने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया। तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और होगी क्योंकि वो सारी की सारी वो आपके पास इंसिडेंट लाइट वो होती है जो विच इज़ प्रिपेयर और विच इज़ रेडी टू स्ट्राइक डाउन विद योर मेटल मॉलिक्यूल्स। जब ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी और होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट का पार्ट अंदर एब्जॉर्ब हो गया
और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो ट्रांसमिट हो गया और उसकी इंटेंसिटी में किसी किस्म का कोई डिक्रीज़ नहीं आया। जो ट्रांसमिट हुई हैं उनकी इंटेंसिटी में, जो एब्जॉर्ब हुई हैं उनकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया, इंटेंसिटी कम होगी और वो जो आपके पास पर्टिकुलरली फोटोन्स होंगी या रेडिएशंस होंगी वो आपके मैटर मॉलिक्यूल से ट्रांसमिट नहीं होंगी। मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ जी, आपके पास अब आपने पूरे का पूरा जब ये प्रैक्टिकल करते हैं या जब पूरे का पूरा ये अपरेटस यूज़ कर रहे होते हैं, करके सारी की सारी टेक्निक आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपको एट द एंड ऑफ योर एक्सपेरिमेंट जो चीज़ मिलती है वो ये ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ के थ्रू आप क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव स्टडीज़ करते हैं। ये ग्राफ सबसे पहले हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है इसमें एक्स एक्सिस पे क्या और वाई एक्सिस पे क्या आता है, इन शॉर्ट किस किस के बिटवीन आता है। बच्चे ये ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस, यहाँ पे आप ट्रांसमिटेंस भी ले सकते हैं, एब्जॉर्बेंस भी ले सकते हैं, दोनों नहीं लेते, कोई एक लेते हैं। दोनों में से सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है और सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ कौन सा? एब्जॉर्बेंस। हम एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक्स एक्सिस पे आप वेवलेंथ भी ले सकते हैं, जिसका यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं, मैंने म्यू फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया है। आप वेव नंबर भी ले सकते हैं, म्यू बार। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप लेंगे, या तो ट्रांसमिटेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना लें, ट्रांसमिटेंस का वेवलेंथ के साथ, ट्रांसमिटेंस का वेव नंबर के साथ। अगेन ये एब्जॉर्बेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ बना लें, एब्जॉर्बेंस का वेवलेंथ के साथ, एब्जॉर्बेंस का वेव नंबर के साथ। ये आपका जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब है जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट आपको रिजल्ट्स इस फॉर्म में देता है। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है और जिससे इंफॉर्मेशन इजीली कलेक्ट हो सकती है वो एब्जॉर्बेंस, और उस केस में जो ग्राफ है वो किन दो के दरमियान ज़्यादा हम एफिशिएंटली बना सकते हैं, वो एब्जॉर्बेंस है और वेवलेंथ है। और यही दो जो है इनके दरमियान ग्राफ ज़्यादातर बने होते हैं। लेकिन ग्राफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान भी बन सकता है, वेव नंबर के साथ भी। अब कैसे बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल बच्चे, आपने एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का ग्राफ बना लिया। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे वेवलेंथ के साथ नहीं बच्चे, मुझे एब्जॉर्बेंस और फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना के दें। आपको मैंने बताया था कि वेवलेंथ की वैल्यू, मैंने आपको जब एक टेबल करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या वेवलेंथ की रेंजेस हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। किस रिलेशनशिप के थ्रू? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ। इसमें फिर आप एक टर्म को किसी दूसरी टर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे, आपने पढ़ा था डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी म्यू बार, ठीक है। ये वेवलेंथ, एनर्जी, वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, इन सब का आपस में रिलेशनशिप है। तो इसमें एक टर्म को यूज़ करते हुए आप कोई भी दूसरी टर्म जो है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, ये ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का आपस में रिलेशनशिप है। ट्रांसमिटेंस की देखें तो ट्रांसमिटेंस को जो हम उसके लिए फार्मूला हम ड्रॉ करते हैं, दिस फार्मूला इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट। आई क्या है बच्चे? सबसे पहले आई नॉट देखें, उससे मैं आई बताती हूँ। आई क्या है? इंटेंसिटी। आई वर्ड यूज़ किया गया है फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आई नॉट की मैं बात कर रही हूँ। आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ दिस आई इज इक्वल टू आई फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन। चलिए मैंने लिख दिया है। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज इक्वल टू आई एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू आई नॉट। इसका ये मतलब है, जब आपके पास ये मैटर है आपका, यहाँ पे जो लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, इसकी इंटेंसिटी को हम आई नॉट से शो करेंगे। जब लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगी, इसकी इंटेंसिटी को हम सिंपल आई से शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट भी यूज़ होता है। अक्सर वर्ड्स में तो टी वर्ड भी यूज़ किया जाता है, इसको T1 कह के या किसी भी और उससे कर सकते हैं। लेकिन इंसिडेंट जो लाइट है वो हमेशा आपके पास ब्रैकेट में नीचे आएगी, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को जब भी आपने शो करना है ब्रैकेट के ऊपर आएगी। ये ट्रांसमिटेंस है। ट्रांसमिटेंस और लॉगरिथम का रिलेशनशिप अगर देखें, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस आपस में
इन्वर्सली रिलेशन इनका होता है। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है कि इनका ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी कम ट्रांसमिट होगी, जितनी ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है उतनी कम एब्जॉर्ब हो रही है। ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। तो ट्रांसमिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस, या इसको आप लिख लें एब्जॉर्बेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका ख़त्म करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की जगह पे आ जाता है लॉग। एक्चुअली ये आपके पास आ जाएगा, मैं इसको रिमूव कर दूं, पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। चलिए, हाँ जी, इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन ख़त्म करूँगी, इसकी जगह पे लॉग आ जाएगा, लॉग 1/t। ठीक है, ये 1 था यहाँ पे। अच्छा जी, log 1/t आ गया। ट्रांसमिटेंस की का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बनाया, विच इज़ इक्वल टू I/I0। तो जब ट्रांसमिटेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल फार्मूला ये हो जाएगा जो यहाँ पे इस तरह शो किया गया है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, A इज़ इक्वल टू log I0/I। इससे बच्चे अक्सर आपको ये न्यूमेरिकल इससे आते हैं, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये आपको एक रिलेशनशिप बता देता है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का क्या रिलेशनशिप है। फिर आपको ये इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए यू कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। सो दिस फार्मूलाज आर हाईली इंपॉर्टेंट। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कभी आपको आगे एमसीक्यूज या क्वेश्चंस आते हैं तो वो पर्टिकुलरली इस फार्मूला से आ रहे होते हैं। हाँ जी, इसको मैं साथ साथ रीड आउट करती हूँ। ये एक्चुअली वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मुझे एक पैराग्राफ अच्छा लगा था एक बुक से, इसको मैंने ऐसा ले लिया है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इसको मैं रीड आउट करती हूँ। इसमें जो चीज़ नहीं बताई हुई वो मैं आपको बता देती हूँ। द पोजीशन एट विच द एब्जॉर्प्शन अकर्स कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव जब आप किसी भी अपने कंपाउंड की या सैम्पल की या मैटर की पर्टिकुलरली उसके बारे में बता रहे होते हैं कि वो है क्या। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव, मैंने अगेन बताती हूँ, इफ़ यू हैव अननोन कंपाउंड, तो अननोन कंपाउंड में आपको पता ही नहीं है उसका नाम क्या है, वो किन मॉलिक्यूल किन एटम से मिलके बना है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई मेटल है, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली व्हाट इट इज़, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर ये फाइंड आउट करना कि जो भी जितना भी अननोन कंपाउंड आपके पास पड़ा है वो है कितने अमाउंट में, उसके अगेन उसका मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, वो एक्चुअली कितना है। इसको हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाती हूँ और एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ आता है और आपके सैंपल का कोई भी इस तरह का फॉर एग्जांपल ग्राफ आपके पास स्पेक्ट्रम आता है। अब मैं वर्ड स्पेक्ट्रम यूज़ करूँगी, इस तरह का कोई स्पेक्ट्रम वर्ड आता है, तो इस केस में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द होल रीजन जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, इसको मैं कलर डिफरेंट कर देती हूँ। पूरे के पूरे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, कुछ मॉलिक्यूल्स ने यहाँ एब्जॉर्ब किया, कुछ यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपके सैंपल। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पूरा मैटर था, उस मैटर के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया जहाँ आपके पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आई है। यहाँ पे करते करते पूरे का पूरा आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा स्कैन बच्चे इस रेंज से लेके इस रेंज तक, जहाँ पे मैं मैंने पर्पल लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, ये पूरे का पूरा आपको उसकी उस कंपाउंड के बारे में बताते हैं कि वो कंपाउंड है क्या। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में के बारे में कितने इन्फॉर्मेशन एक ग्राफ से पता चलती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एब्जॉर्बेंस एंड दिस इज़ द वेवलेंथ। तो इस केस में ये आपके पास फॉर एग्जांपल ग्राफ आया है, तो ये इस वेवलेंथ पे जो एब्जॉर्प्शन हुई है दिस इज़ द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन एट मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो की है, इसको कहा जाता है लैम्डा मैक्सिमम। इसको हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन एट हायर वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, इसको इस तरह रीड आउट किया जाता है। अच्छा जी, ये पर्टिकुलरली इतना रीजन जो है ये आपको क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के बारे में बहुत हेल्पफुल करता है। क्वांटिटेटिव स्टडीज़, ये इतना पोर्शन जिसको मैंने यहाँ पे किया है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि एग्जैक्ट उसकी अमाउंट कितनी है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जिन्होंने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया है दिस वेवलेंथ। ठीक है, इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन बाय अ मॉलिक्यूल कैन अकर ओनली व्हेन अ फोटोन हैविंग एनर्जी नेसेसरी फॉर अ ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स स्ट्राइक द मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स मैंने वही बात जो आपको कही थी कि इट डिपेंड्स ऑन देयर बैंड गैप और एनर्जी डिफरेंस।
तो ये फोटोन्स वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कितने फोटोन्स जो हैं वो जाकर स्ट्राइक डाउन करेंगे और किस एनर्जी के करेंगे, उनकी क्या वेवलेंथ होगी, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर अ गिवन एक्साइटेशन प्रोसेस अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स ओनली वन फोटोन एंड हेंस एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ओनली वन फ्रीक्वेंसी which is recorded as an absorption line on the absorption spectra। हाँ जी, इट मीन्स इसको मैं अगेन आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। बच्चे आपके पास कोई भी एग्जांपल मैं आपको ब्यूटेन की देती हूँ जिसकी मैंने पहले दी थी, ठीक है। ये एग्जांपल आपके पास है, इसमें पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है वहाँ बच्चे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं इस मॉलिक्यूल में। दिस इज़ द पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। इन ट्रांजिशन को हम थोड़ा सा और डिटेल से ही पढ़ेंगे। जहाँ पे पाई है वहाँ पे हमेशा पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगी। ये सिग्मा है तो ये सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस इसमें पॉसिबल हैं। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में जहाँ जहाँ सिग्मा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH कहीं लगा होता है लास्ट पे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लोन पेयर्स भी आ गए, तो यहाँ पे N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल थी। N कहा जाता है जब लोन पेयर से ट्रांजिशन हो, और ये सिग्मा तक ट्रांजिशन इसका इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसको N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी कहा जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल के जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर लेवल पे जाता है तो उसमें एक फोटोन आके उसको एक्साइट करता है, वो मॉलिक्यूल जो है वो अपने हायर एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है। इसको आपने ग्राफ में देखना है, ग्राफ में ये चीज़ कैसे शो होती है आपको, यह स्पेक्ट्रम जब आपको मिलता है तब कैसे शो होता है। बच्चे शो ऐसे होता है कि एक आपके पास हुई तो यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन शो हो गई, अगला मॉलिक्यूल आया उसने किसी और ऑर्बिटल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हो गए हैं तो वो थोड़ा सा आपको इस तरह शो हो गया, ठीक है। अगेन अगला मॉलिक्यूल आया तो उसने उसके वहाँ पे 2-3 मॉलिक्यूल्स उन्होंने ट्रांसमिटेंस उन्होंने जो है वो एक्साइटेशन शो की टू हायर एनर्जी लेवल, तो आपको यहाँ पे शो हो गया। इन शॉर्ट इस तरह करते 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 ये बहुत क्लोजली स्पेस होते हैं। यहाँ पे तो फिर मैंने थोड़ा डिस्टेंस किया, ये इतने क्लोजली स्पेस होते हैं कि आप इवन इन लाइन्स को सेपरेट भी नहीं कर सकते। ये इस तरह करते 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 एक आपको डॉटेड सा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें ये शो करता है ये एक मॉलिक्यूल है, ये शो करता है ये दूसरे उसी मॉलिक्यूल की दूसरी ट्रांजिशन है, दूसरी टाइप की, ये तीसरी है, ये चौथी है। इस तरह करके आपको जो है वो शो हो रही होती है। लेकिन आपको जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ हाई लेवल की हमें ये चीज़ जो अंदर जो मैंने ब्लू की है ये इस तरह शो नहीं होती, ये इतनी क्लोजली स्पेस होती हैं कि ये सारी की सारी जो है उस वो क्लियर आउट हो जाती हैं। हमें जो चीज़ शो होती है वो हमें सिर्फ इनकी आउटर लाइन शो होती है, हमें लाइंस शो नहीं होती। इतनी क्लोजली स्पेस होती हैं कि ये आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती, क्योंकि इनको आप सेपरेट ही नहीं कर सकते, ये आपस में मर्ज होती हैं कम्प्लीटली। आपको जो ग्राफ शो होता है वो कुछ इस तरह का शो होता है, कुछ इस तरह का आपको सिर्फ ग्राफ शो होता है। आपको अंदर क्लोज स्पेस लाइन नहीं शो होती, लेकिन इसमें हर एक छोटी छोटी लाइन होती है जो कि मॉलिक्यूल की ट्रांजिशंस को शो कर रही है। ट्रांजिशंस वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर द एक्साइटेशन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन के लिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ। जब इस तरह ट्रांसमिटेंस शो होती हैं बच्चे, ये एब्जॉर्प्शन लाइंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट उस पर डिस्टेंस पे होती हैं, लेकिन बहुत क्लोजली स्पेस होती हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करती हैं। ये सारे के सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये सारे के सारे आपको एक ब्रॉड सा स्पेक्ट्रम दे देते हैं जिसको एब्जॉर्प्शन बैंड कहा जाता है या इसको स्पेक्ट्रम टोटली कहा जाता है। इसलिए इसके लिए हम वर्ड जो हैं, आपको अक्सर ये चीज़ पूछी जाएगी कि आपको कैसे किस तरह शो होता है आपको जो ग्राफ है, तो आप ये कहेंगे कि आपको ये एक बहुत स्मूथ से एब्जॉर्प्शन बैंड या पीक्स की फॉर्म में आपको ये स्पेक्ट्रम शो होता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ corresponds to the number of molecule which absorb the radiation of that wavelength. Thus, the wavelength of maximum absorption will be the wavelength of radiation that is absorbed by the maximum number of molecules for their transition to higher energy level. इसका ये मतलब है बच्चे कि जब आपके पास ये ग्राफ आता है, अगेन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसको समझने ग्राफ आपको समझ आ जाएगा तो इसी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती है। वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांजिशन इस तरह शो हुई है और एक यहाँ पे हुई है, इट मीन्स ये आपको इस तरह ग्राफ इसलिए मिला है कि यहाँ पे आपके पास आप जो भी मैटर था उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने ये ट्रांजिशन शो की है, ठीक है। जो हायर आपके पास पी की फॉर्म में जो हायर एब्जॉर्प्शन जहाँ पे हो रही होगी जिसको हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, जिसके लिए मैंने कहा था दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन एट मैक्सिमम वेवलेंथ। इट शोज़ कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने ये ट्रांजिशन शो की है।
अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत कम थे, शायद 2 हों, शायद 3 हो मॉलिक्यूल्स हों जिन्होंने ये ट्रांजिशन शो किए, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है, ये सारे का सारा ग्राफ इसमें आप कहीं कहीं पे जो है वो पीक आ रही है, कहीं पे वो स्मूथ है, कहीं पे वो फ्लैट हो गया है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि नंबर आपका जितना भी मैटर है उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कौन से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, कितनी वेवलेंथ पे शो कर रहे हैं, ये सारे का सारा उस पर डिपेंड करता है। इसको IR स्पेक्ट्रम के साथ उन्होंने ये कंपेयर किया हुआ है। IR जो है जब हम पढ़ेंगे तब आप उसको डिटेल से देख लेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि जब आपके पास UV विजिबल है उस केस में आपका एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, एब्जॉर्प्शन बैंड जो मिलता है या स्पेक्ट्रम मिलता है। वो क्यों ब्रॉड मिलता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे रोटेशनल ट्रांजिशंस इन्वॉल्व हैं। पर्टिकुलरली अगर कोई पूछे आपसे या कहे कि मेजर कौन सी ट्रांजिशंस हैं, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के, इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है। लेकिन हम IR की बात करें, इसको इंफ्रारेड रेडिएशंस कहा जाता है। इस केस में आपको जो एक स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम बहुत नैरो होता है, बहुत नैरो लाइंस, ये बहुत नैरो पीक्स होती हैं उसमें। क्यों नैरो होती हैं? क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाइब्रेशंस सिर्फ और सिर्फ ये इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। हाँ जी, अगेन यही यहाँ पे दोनों के दरमियान अगेन एक डिस्टिंक्शन है UV और विजिबल और IR के दरमियान, क्योंकि आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इस पर आ जाता है, अक्सर आपका MCQs आ जाता है कि इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। क्योंकि बच्चे ट्रांजिशंस दोनों में ही होती हैं, लेकिन डिफरेंस आता है एक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है मेजरली और एक में वाइब्रेशनल रोटेशनल होती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें वो किन रेडिएशन से पॉसिबल हैं, उसके लिए UV और विजिबल, इसीलिए UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो पर्टिकुलरली जब हम उसको कर रहे होते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की ही स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल पे जाके किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, उन वाइब्रेशंस को चेक करना है, तो तब हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं या इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं। IR रेडिएशंस आपके पास नेचुरली सन से भी अवेलेबल होती हैं, नेचुरली आपके एटमॉस्फेयर में होती हैं, लेकिन उनकी कम होती है इंटेंसिटी, ज़्यादा आपको विजिबल ये UV रेडिएशंस पहुंच रही होती हैं अब तक। तो IR रेडिएशंस फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल कोई ना कोई रेडिएशन सोर्स होता है जिसके थ्रू हम IR रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं। ये जब हम IR पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक डिफरेंस था जो मैंने बताना था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट तक चला गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से पहले लाइट यहाँ पे आई, लाइट ने स्ट्राइक डाउन किया, HMU में यहाँ पे लिख रही हूँ, लाइट आके स्ट्राइक डाउन की और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्टेट में चला गया। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे इसको मैं रिमूव कर रही हूँ और मैं इसको हाई लेवल पर बना रही हूँ आफ्टर एक्साइटेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने वापस आना है दोबारा कुछ टाइम पे, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो वो किस किस तरह पॉसिबल है? या तो इस तरह पॉसिबल है कि वहाँ पे अगर ऑलरेडी उसकी सराउंडिंग में कहीं दोनों के दरमियान कोई एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, या उसकी नेबरिंग में कहीं पे है एक ऑर्बिटल है और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है या एटम से कोई मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो वो क्या करेगा, वो इसके साथ कोलाइड करेगा। सिंपल, जब कोलिजन होगी, ये चूंकि एक्साइटेड स्टेट में है, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ करती हूँ ताकि ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा आफ्टर कोलिजन, और ख़ुद ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी। ये एक वे है उसका ग्राउंड स्टेट में आने का, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसने आना ही आना है। वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने ग्राउंड स्टेट में आना है। अब उसकी मैं वेज बता रही हूँ कि वो किस तरह आएगा। एक ये वे है उसका ग्राउंड स्टेट में आने का। दूसरा वे ये है, अब देखें इसकी एनर्जी ज़्यादा है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठहरे मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इसको मैं नीट कर देती हूँ ताकि आपको दूसरा मैं समझा सकूँ। तो ये बहुत आसान है। UV विजिबल इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की इलूसिडेशन करनी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसलिए इसको समझना ये इजी है, लेकिन इसको समझना, इसके डिफरेंस देखना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये दूसरा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। अब दूसरा वे कौन सा हो सकता है इसका वापस आने का, कि ये यहाँ से रेडिएशंस, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखें इलेक्ट्रॉन ये आया, उससे रेडिएशंस एब्जॉर्ब की करके ऊपर चला गया। अब ऊपर से अगर उसने नीचे आना है ग्राउंड स्टेट में, तो वो वही सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की रेडिएशन जो है इनको इमिट करेगा और ख़ुद ये जो है ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो ये 2 वेज हैं इनके। ये जो मैंने दूसरा वे बताया है, ये आगे आप लास्ट सेमेस्टर में इफ़ यू चोज एनालिटिकल केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, तो आप फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस पढ़ेंगे इन 7 और 8 सेमेस्टर में। तो तब उसमें ये फिनोमिना होता है जब रेडिएशन वो इमिट कर देता है, इमिट आउट कर देता है,
वो रेडिएशन इमिट आउट करने के बाद फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस किस तरह होती है, ये पर्टिकुलरली इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो था वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया है कि रेडिएशंस किस तरह से इंटरेक्ट कर रही होती हैं विद योर मैटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक और कि ट्रांजिशन वर्ड जो है वो यूज़ इस ये किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया है, ठीक है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में हो गया, तो उसके लिए मैं ट्रांजिशन वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ट्रांजिशंस डिफरेंट तरह की पॉसिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे सारी की सारी टाइप्स बताई हुई हैं जो कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार पॉसिबल हैं। पाई टू भी ये देखें, ये सिग्मा है, ये फिर पाई है, फिर एन है, फिर पाई स्टार है, एंड अगेन सबसे ऊपर जो है वो सिग्मा स्टार है, ठीक है। उसके लिए जगह नहीं बनी मुझे करने के लिए। यहाँ पे ये एनर्जी है, एनर्जी लेवल्स हैं, हाँ जी, ये इंक्रीजिंग एनर्जी इस तरह है, सिग्मा की सबसे कम है, पाई की उससे ज़्यादा होती है, एन की उससे ज़्यादा होती है, पाई स्टार की उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार की एनर्जी होती है। ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किन मॉलिक्यूल, यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, किन मॉलिक्यूल्स में ये सबसे ज़्यादा होती हैं बच्चे, जिसमें सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल होता है। CH3 हो गया, या आपके पास इथेन का मॉलिक्यूल हो गया, प्रोपेन का हो गया, जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है सिग्मा टू सिग्मा स्टार और सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होती हैं। सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन वो होती हैं जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली होते हैं। जिस तरह मैंने आपको ब्यूटेन का आपको एग्जांपल दिया, इसमें सिग्मा भी था पाई भी था, तो वो दोनों ट्रांजिशंस हो सकती हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली सिग्मा टू पाई स्टार बनाई नहीं है, लेकिन सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होती हैं। अच्छा, फिर पाई टू पाई स्टार होती हैं, मैं कलर डिफरेंट कर लेती हूँ। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होती हैं और पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस भी होती हैं। यहाँ पे एक ही बनाई हुई है, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार अगेन रेयर होती हैं, लेकिन होती हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स में जिनमें मैंने भी आपको बताया है कि आपके पास सिग्मा और पाई होते हैं, उसमें पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। पाई टू पाई स्टार के मॉलिक्यूल्स में होती हैं वो जिन मॉलिक्यूल में आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती हैं, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है। फिर एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं। एन टू सिग्मा स्टार जिसमें आपके पास लोन पेयर्स हों विद द एडजेसेंट टू सिग्मा बॉन्ड, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन उसमें जिसमें लोन पेयर हो एडजेसेंट टू पाई बॉन्ड, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे लोन पेयर है विच इज एडजेसेंट टू पाई बॉन्ड, इसलिए इसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें लोन पेयर है लेकिन एडजेसेंट टू सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए इसमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस हो रही है। इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है, एंड पाई टू पाई स्टार है, एंड एन टू पाई स्टार है। ये सारी की सारी ट्रांजिशन है, ये क्लियर व्यू है इसका। इसमें से क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, मैं आपको कोई ना कोई मॉलिक्यूल दे सकती हूँ और मैं आपसे पूछ सकती हूँ इसमें किस तरह की ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। तो अभी जो मैंने आपको कहा कि मॉलिक्यूल को देख के आप जो है, अगर इथेन है सिंपल, तो उसमें होंगी सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें कोई एन पॉसिबल है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इसलिए कि कोई ना कोई भी उसमें लोन पेयर नहीं है। तो इस बेस पे अगर कोई फॉर एग्जांपल इथीन का मॉलिक्यूल है, उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगी। इस बेस के ऊपर आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैटर मॉलिक्यूल्स। इसको आप डिटेल से पढ़ें। अभी इसका हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी हमने यूवी विजिबल की इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़नी है। इसके लिए एक बियर लैम्बर्ट लॉ है जिसके थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाता है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। अगेन मैं जिस तरह कह रही थी आपसे कि क्वान्टिटेटिव स्टडीज़ कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ के आएँ। अगर ये आपका क्लियर नहीं हुआ तो आगे जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन है या बियर लैम्बर्ट लॉ है वो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसको आप ध्यान से सुनें। अल्लाह हाफिज़।